Welcome back to Education Hub. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे. आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी. ब्लूम टेक्सोनॉमी न सिर्फ आपका बीएड के सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, बल्कि आप कोई भी अगर टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, चाहे वो टेट का हो, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे वो सी टेट का हो, चाहे वो एनवीएस का हो या केवीएस का हो, हर इन एग्जाम्स में जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमी है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको. ब्लूम टेक्सोनॉमी मीन्स कि ब्लूम ने जो है एक वर्गीकरण दिया है, एक क्लासिफिकेशन दिया है लर्निंग से रिलेटेड, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड. पहली बार जो है ये लर्निंग से रिलेटेड जो है लर्निंग का वर्गीकरण किया गया था कि लर्निंग बच्चा करता है तो कैसे करता है ना. मैंने यहाँ पर एक लिखा भी है, हाउ विल द चाइल्ड लर्न, बच्चा सीखता कैसे है ना. इसमें जो है ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या हम कह सकते हैं कि ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो उन्होंने 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है. 3 पक्ष बताए हैं, 3 डोमेन्स बताए हैं. पहला उन्होंने कॉग्निटिव बताया, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर. ये तीनों ही एस्पेक्ट या हम तीनों ही पक्ष, तीनों ही डोमेन्स जो हैं ये लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर किसी व्यक्ति का विकास होना है, डेवलपमेंट होना है ना, अगर किसी व्यक्ति को कुछ सीखना चाहता है, वो लर्निंग करना चाहता है, तो अगर ये तीनों एस्पेक्ट लर्निंग के साथ ऐड हो जाते हैं, तीनों एस्पेक्ट जो है लर्निंग के साथ जुड़ जाते हैं, तो लर्निंग के जो परिणाम है वो बहुत ही बेहतर निकल के आते हैं. अगर बच्चे की कोई भी लर्निंग हो रही है और इन 3 एस्पेक्ट्स को जो है लर्निंग के साथ जोड़ दिया जाता है, बच्चा अपने माइंड से काम करे, बच्चा अपने इमोशन से काम करे, अपने हार्ट से, दिल से काम करे, है ना. और साइकोमोटर मीन्स क्रियाएं करके, एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज करके करे, तो बच्चा जो है उस लर्निंग को कभी भूल ही नहीं सकता. ठीक, तो ये बताया है, ये लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट्स बताए हैं, डोमेन्स बताए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे. ब्लूम ने जो है टेक्सोनॉमी के 3 डोमेन बताए हैं, 3 पक्ष बताए हैं. इसमें जो है आपका कॉग्निटिव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अफेक्टिव और साइकोमोटर में रेयरली ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन आप कह सकते हैं. कॉग्निटिव डोमेन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम पहले पक्ष की बात करेंगे, पहले डोमेन की बात करेंगे, कॉग्निटिव डोमेन. ऐसा नहीं है कि हम साइकोमोटर या अफेक्टिव के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे. जितनी ज़रूरत है उतनी जितनी ज़रूरत है उतना हमने इसमें एक्सप्लेन किया है, उतना मैंने इसमें बताया है. बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत होगी तो मैं इफेक्टिव और जो साइकोमोटर है उसके डोमेन को मैं किसी नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. ठीक, तो अब हम बात करते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी का मतलब है कि यहाँ पर वर्गीकरण है, कि ब्लूम का वर्गीकरण है. जो उन्होंने अधिगम के वर्गीकरण की बात की थी कि अधिगम को जो है बच्चा अधिगम कैसे करता है और किन किन एस्पेक्ट को लेकर कर सकते हैं, और कौन सी एस्पेक्ट से जो है, कौन सी चीज़ों से जो है बच्चा लर्निंग को परमानेंट कर सकता है, कि उसे लाइफ टाइम जो है याद रहे. किन चीज़ों से हम लर्निंग में ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाए, जिससे कि हमारी लर्निंग में जो है बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बेहतर हो जाए, कह सकते हैं जिसके कि बहुत बेहतर परिणाम हो, या हम कह सकते हैं कि हमारी लर्निंग जो है परमानेंट हो जाए. ऐसी लर्निंग हम करें कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लाइफ टाइम ना भूलें उनको. ठीक, तो यहाँ पर जो है इट इज़ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन. ह्यूमन के संज्ञानात्मक के जो उन्होंने डिफरेंट लेवल्स बताए हैं उनके बारे में बात की गई है यहाँ पर. जैसे कि थिंकिंग है, लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है ना. अच्छा, अब जो हम ब्लूम की बात कर रहे हैं तो ब्लूम का पूरा नाम बेंजामिन सैमुअल और ब्लूम कहते हैं हम इसको. 1956 में सबसे पहले जो है ये टेक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई थी. इनके कुछ साथी, इनके साथ से कुछ मेल भी थे, कुछ फीमेल भी थे जो बहुत खास थे, जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन इसमें रहा. उसमें सबसे पहले एंडरसन थे, डेविड कार्थोल थे, और उसमें एक फीमेल भी थी जिनका नाम की अनीता हैरो था. ठीक,
नेक्स्ट है इट इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स। ये क्या है? ये सेट है हायरार्किकल मॉडल के। आपने कई बार पहले भी मॉडल, अगर मैस्लो की थ्योरी आपने पहले पढ़ी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा एक ट्रायंगुलर शेप का जो है एक मॉडल बनाया जाता है ना, उसमें जो है नीचे से लेकर एक एक करके लेवल्स लिखे गए होते हैं और नीचे से हम ऊपर की ओर आते हैं। तो इसमें भी इसी तरीके से हमारे पास 3 लेवल है। एक हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन का है, दूसरा हमारे पास अफेक्टिव डोमेन का, और तीसरा हमारे पास साइकोमोटर का। ठीक, तो ये जो है इस तरीके से मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है इनको, कि इसको आप कह सकते हो ये हमारे हायरार्किकल मॉडल हैं। यहाँ हम जो है नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं इसमें, और इसमें जो है ब्लूम ने बताया कि जो हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं इसका लेवल जो है हमारा इजी टू डिफिकल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक, हायरार्किकल को हम हिंदी में पदानुक्रमित भी बोल सकते हैं, कि एक एक करके जो है पदों को ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चीज है इसमें, अच्छा कवर्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सेंसरी डोमेन्स। ठीक, साइकोमोटर डोमेन्स हो गया, सेंसरी डोमेन्स, तो हम जो है इस तरीके से कवर कर रहे हैं इनमें लर्निंग डोमेन्स को। अच्छा एक चीज और है, ये जो हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये हमारी गांधी जी की बेसिक शिक्षा से सीधे सीधे कनेक्ट करती है। बेसिक शिक्षा में जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा थी वहां पे हमने 3H पढ़ा था, है ना, 3H का जिक्र हुआ था कि 3H क्या होते हैं। क्या पहला जो है, पहले H से हमारा मतलब हेड से था, दूसरे H से हमारा मतलब हार्ट से था, और तीसरे H से हमारा मतलब हैंड से था। अब इनका कनेक्शन आपस में हमारे डोमेन्स का और 3H का कनेक्शन कैसे है इसको हम समझेंगे। पहला है हमारा C से, अच्छा कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो है इसको हम कैप से भी याद रख सकते हैं। C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव एंड P फॉर साइकोमोटर। ठीक, अच्छा एक चीज और यहाँ पर है कि साइकोमोटर है, साइकोमोटर को पहले कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि साइकोमोटर का पहला नाम या दूसरा नाम इसका और क्या है। इसको जो है पहले कोनेटिव कहा जाता था, बाद में जब ये रिवाइज किया गया था मॉडल को तब बाद में जो है इसको साइकोमोटर कहा जाने लगा। उससे पहले जो है कभी इसका नाम कोनेटिव भी था। ठीक, चलिए अब जो कॉग्निटिव लेवल है हमारा, कॉग्निटिव डोमेन जो है इसके हमारे पास 6 लेवल्स हैं, 6 पक्ष हैं इसके। अफेक्टिव के 5 लेवल हैं, और हमारे पास जो तीसरा है साइकोमोटर जो है उसके भी हमारे पास 6 लेवल्स। ठीक, अब देखिए कॉग्निटिव का क्या मतलब है, मीन संज्ञान, है ना, ज्ञान। ज्ञान माने कुछ भी, किसी चीज की नॉलेज, और वो ज्ञान कहाँ रहता है, हमारे हेड में रहता है। तो इसीलिए जो है हमने इसको हेड से जोड़ा कि थिंकिंग कहाँ से करते हैं हम, अपने दिमाग से करते हैं। सोच कहाँ से आती है, हमारे दिमाग से आती है। कोई चीज मेमोराइज करते हैं कहाँ से करते हैं हम, अपने दिमाग से करते हैं। तो इसीलिए जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव को जो है हेड से जोड़ा गया है। तो पहले हेड का रिलेशन इसका ऐसे कि इसको हमने थिंकिंग बोला है, थॉट्स बोला है, और मेंटल स्किल से रिलेटेड जो है हमारा कॉग्निटिव है। और ये सारी चीजें जो कहाँ से होती हैं, ये हमारे दिमाग से होती हैं, ये हमारे हेड से इसका रिलेशन है। तो इसीलिए कॉग्निटिव को हेड से 3H के पहले H से हमने जोड़ा है। ठीक, सेकंड जो है हमारा इफेक्टिव है जिसके कि 5 लेवल है। अब यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, ये अफेक्टिव है। अफेक्टिव भावात्मक, भावों से जुड़ा हुआ है, जैसे हमारे दिल से जुड़ा होते हैं ना। कोई चीज हमारे कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, आप मैसेजेस देखते हैं, कई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम लाइक करते हैं ना उनको। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके कहीं भी किसी भी रूप में जो है हेल्प की हो मेरी वीडियो से, तो आप लाइक करना, अगर आपको दिल से पसंद आए, है ना। तो जो चीजें आपको अच्छी लगती है आप उसको लाइक करते हो। तो यहीं पर जो है ये जो है हमारे हार्ट से, इमोशन का मतलब से है, और फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स और जो हमारे इमोशंस होते हैं उससे इसका कनेक्शन है ना। तो ये है हमारे अफेक्टिव को बोलेंगे हम भावात्मक, कॉग्निटिव को बोलेंगे हम हिंदी में संज्ञानात्मक, अफेक्टिव को बोलेंगे भावात्मक, और साइकोमोटर को बोलेंगे गत्यात्मक, जिसमें गति होती है। ठीक, तो सेकंड वाला हमारे इमोशंस और फीलिंग से जुड़ा। तीसरा है हमारा साइकोमोटर, जिसको हमने कहा कि हम उसको कोनेटिव भी कहते थे। तो ये है हमारा फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ, है ना, कि हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या जैसे एक्शंस हम कर सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग हो गया हमारा, जो भी हमारी हाथ से क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज से होती है, जो भी हम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसको जो है हम साइकोमोटर में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है क्योंकि ये काम सारे हैंड से हो रहे हैं तो इसीलिए इसको हमने हैंड और इसको हमने साइकोमोटर से जोड़ा। तो ये कनेक्शन है, आप इस तरीके से कनेक्ट करके भी इसको 3S से कनेक्ट करके भी याद कर सकते हो। पहला आप कैसे याद कर सकते हो, कैप से याद कर सकते हो, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव एंड
पी फॉर साइकोमोटर, ठीक है। और इसी को आप 3S से जोड़ सकते हो कि कॉग्निटिव आपका हेड से रिलेटेड है ना, अफेक्टिव आपका फीलिंग से, इमोशन से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है आपके, तो H हो गया सेकेंड H। और तीसरा आपका जो साइकोमोटर है वो क्योंकि आपका फिजिकल एक्टिविटीज से है, तो हैंड से आप सारे काम करेंगे, हाथ से क्रियाएं करेंगे आप, है ना, तो वो आपका जो है हैंड से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो है इन दोनों में रिलेशन है। चलिए, अब इसी के साथ साथ जो मैंने यहाँ पे ब्लूम लिखा है, अब जो इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था वो ब्लूम ने किया था, उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, वो हेड थे, तो इसीलिए जो है इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो अगर कॉग्निटिव के बारे में कोई क्वेश्चन आता है आपका कि कॉग्निटिव से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, तो आप यहाँ पर जो है बेंजामिन ब्लूम का ही नाम लेंगे। अगर आपका अफेक्टिव से रिलेटेड आता है कि अफेक्टिव में जो है किसका कंट्रीब्यूशन था, कौन किसने लीड किया था, या सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, तो वहाँ पर आप उसके लिए डेविड कैथरोल का नाम ले सकते हैं, ठीक। तीसरा, अगर साइकोमोटर के लिए पूछा जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी, एक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो काम किया था, यहाँ पर अनीता हैरो का नाम लिया जाता है। तो ये आपको याद करने हैं। तो एक बार हम फिर से, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ये ब्लूम टेक्सोनॉमिक थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई थी 1956 में, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट था वो था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, जो है इनका पूरा नाम है, ठीक। इनके साथ जो है, जो इनके और दो डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, तो मैं आपका ब्लूम का नाम लेंगे आप। अगर आपसे अफेक्टिव के लिए पूछा जाएगा तो उसमें आप जो है डेविड कैथरोल का नाम लेंगे, और अगर आपसे साइकोमोटर के लिए पूछा जाता है तो आप अनीता हैरो का नाम लेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और गांधी जी के 3S से जो कनेक्शन है वो मैंने आपको इधर समझा दिया, तो आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में, तो 1956 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसका मॉडल कुछ इस तरीके से है, ठीक। ये इसका हायरार्की मॉडल है। सबसे पहले जो है इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स हमने बताए। तो सबसे पहले अगर आप नीचे की बात करें तो ये हमारा नॉलेज है, फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, फिर एप्लीकेशन है, फिर एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवैल्यूएशन है, ठीक। ये 6 लेवल्स थे हमारे, जो हमारा पुराना वाला 1956 में था। अब जब भी हमारे कुछ भी पहला कुछ बनता है, जैसे कि हमने कमीशंस में भी पढ़ा था कि पहले कमीशन में जब कोई कमी रह जाती है तो जब नेक्स्ट कमीशन बनता है तो हम उन कमियों को जो है आगे उनको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर जब कुछ और लोग ऐड हो गए थे साथ में, तो उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियंस दिया कि हमें कुछ इस तरीके से करना चाहिए, हमें कुछ इसमें ऐड करना चाहिए। तो इसीलिए जो है जब आगे इसका रिवीजन किया गया, इसका रिवीजन हुआ था 2001 में, तो यहाँ पर बहुत ही छोटे, ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। यहाँ पर केवल 2 मेन चेंजेस हैं जिनको कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी हम ये 1956 का मॉडल है। अब ये 2001 का क्या है, अब इनमें दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे और इसको मीनिंग भी देखेंगे। देखिए, नॉलेज है, नॉलेज को यहाँ पे रिमेंबरिंग कर दिया गया, ठीक है। नॉलेज भी वही है, नॉलेज से यहाँ पे बहुत डेप्थ नॉलेज वाली से नहीं है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन वाली नॉलेज से हमारा मतलब है। तो नॉलेज को इन्होंने जो है रिमेंबरिंग कर दिया गया, दोनों का मीनिंग एक ही रखा गया। कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन माने बोध, जानना, किसी चीज को गहराई से जानना, समझना। जब हम किसी चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज, जो हमारा पहले वाली इंफॉर्मेशन थी उसको हमने डेप्थ से जाना, तो उसको हमने कॉम्प्रिहेंशन कहा। तो इसको जो है अंडरस्टैंडिंग कर दिया गया। तीसरा था एप्लीकेशन, जिसको कि अप्लाइंग कर दिया गया। चौथा हमारे पास एनालिसिस था, जिसको कि एनालाइजिंग कर दिया गया। अच्छा, अब पांचवा जो है हमारे पुराने वाले 1956 में जो है सिंथेसिस था, ठीक है। और छठा इवैल्यूएशन कर दिया गया। अब जब नया चेंज हुआ तो इस इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग कर दिया गया और सबसे टॉप से उठाकर इसको सेकंड टॉप पर रखा, ठीक। ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इवैल्यूएशन को यहाँ पर कर दिया गया सेकंड टॉप में, मतलब 5th नंबर पर। यहाँ पर ये टॉप पर था पहले, अब जो है ये सेकंड टॉप पे आ गया, नीचे आ गया। और जो ये सिंथेसिस था, इसको नाम दिया गया क्रिएट, मतलब क्रिएट करना, मतलब दोनों का एक ही है, मतलब चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बट केवल जो है जगह थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दी गई। तो ये जो सिंथेसिस था इसको क्रिएटिंग कर दिया गया। अब दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के मीनिंग सेम है। अब हम जो मेन डिफरेंस है वो इसमें देखेंगे कि जो ये वाले मॉडल के थे, ये सारे
वर्ड जो थे ये सब नाउन फॉर्म में थे। जो 1956 वाला मॉडल था उसमें जितने भी लेवल्स थे वो सारे नाउन फॉर्म में थे, और जो 2001 वाला लेवल था, जो न्यू वर्जन वाला, इसको हम ओल्ड वर्जन वाला मॉडल बोलेंगे और इसको हम न्यू वर्जन वाला लेवल बोलेंगे। तो जो न्यू वर्जन वाला था इसमें जो है नाउन फॉर्म से चेंज करके वर्ब फॉर्म में ला दिया गया। ठीक है, अब देखिए नॉलेज को रिमेम्बरिंग आईएनजी लगाया, वर्ब फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको दोबारा बता देती हूँ कि जो पुराना वाला और नया वाला वर्जन था इसमें दो चेंजेस हमें मेन बड़े बड़े दिख रहे हैं हमें। पहला चेंज तो क्या था कि जो इवैल्यूएशन है वो सेकंड नंबर पे आ गया, ऊपर से सेकंड नंबर पे आ गया। और दूसरा चेंज है कि नाउन फॉर्म में जो पहले वाले थे वो सब जो है अब वर्ब फॉर्म में आ गए। तो ये चेंज है। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो हमारा वैसे तो नए वाले से ही पूछेंगे, पुराने वाले से नहीं पूछेंगे, कि जो टॉप पे मॉडल पे कॉग्निटिव डोमेन के जो टॉप में रहता है कॉग्निटिव उसमें ये वाले मॉडल में, तो वो टॉप में कौन सा नाम है। अगर आपको क्रिएट दिया है तो भी गलत होगा, इवैल्यूएशन दिया है तो भी गलत होगा, क्रिएटिंग, आप क्रिएट जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्रिएट और क्रिएटिंग दोनों में जो है डिफरेंस करने में कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। उसको शायद ना याद रहे कि क्रिएट और क्रिएटिंग वो दोनों का एक ही मतलब निकाल सकता है, लेकिन क्रिएट आपका गलत होगा और क्रिएटिंग आपका सही होगा, क्योंकि ये सब जो है नाउन फॉर्म से हटाकर सब वर्ब फॉर्म में बना दिए गए थे। ठीक है, तो ये दोनों में चेंजेस है। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज और है इसमें, चलिए वो हम लास्ट में बताएंगे। अब नॉलेज को मैंने यहाँ पे आर इसलिए लिखा है क्योंकि नॉलेज के साथ रिमेम्बरिंग है, कॉम्प्रीहेंशन के साथ अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन का ए ही रहेगा, ये एप्लीकेशन के साथ ही है, अप्लाइंग, एनालिसिस का ए ही रहेगा, एनालाइजिंग, सिंथेसिस के साथ जो है हमारा क्रिएटिंग हो गया है। सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस के साथ क्रिएटिंग आ गया, और इवैल्यूएशन के साथ जो है इवैल्यूएटिंग आ गया। मीनिंग सबके एक ही हैं, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि मीनिंग अलग है, मीनिंग एक ही रहेगा। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं इसके थोड़े थोड़े इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले जो है हमारा नॉलेज है। अब सबसे पहले नॉलेज क्या है, डिफाइन एज रिमेम्बरिंग और एबिलिटी टू रिकॉल डाटा, सिंपल शॉर्ट आंसर्स, टेल, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज और डिफाइन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं हमारे आते हैं किसमें, हमारे नॉलेज में आते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको याद नहीं आ रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा तो है, आपके दिमाग में वो चीज़ है, ऑलरेडी बैठी हुई है, आप पढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि जो क्रिएट था, क्रिएटिंग था, वो फर्स्ट नंबर पे था या सेकंड नंबर पे था, या इवैल्यूएटिंग, या जो मॉडल में बीच के लेवल हैं आप थोड़ा ऊपर नीचे उनको भूल गए हैं। ठीक, अब वो चौथे नंबर पे था, पांचवें नंबर पे था, छठे नंबर पे था, बट क्या है आप थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे तो आपको वो याद आ जाएगा। तो इसको हम, इस चीज से मतलब है हमारा यहाँ पे नॉलेज से। सपोज हम एक ही एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अब याद आ गया मुझे, क्या याद आ गया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो है क्रिएटिंग हमारा सबसे टॉप पे था। ठीक, चलिए नेक्स्ट डे अब हमने क्या किया, जब हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ाना शुरू किया, अब आपको क्रिएटिंग का मतलब भी समझ आ गया कि क्रिएटिंग जो है पहले नीचे था, सिंथेसिस उसका नाम था, पहले सिंथेसिस से लेके क्रिएटिंग उसका नाम हो गया, पहले वो नाउन फॉर्म में था, अब वो वर्ब फॉर्म में है। तो क्या है, आपको उसके बारे में जो है एबिलिटी टू ग्रेस्प एंड मूविंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। अब अभी तक तो आपको सिर्फ क्रिएटिंग पता था, अब आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई, आप उसके डेप्थ में गए, अच्छे से आपने उसको पढ़ा, अच्छे से आपको पढ़ाया गया, उसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको उसके बोध हो गया, आपको उसकी नॉलेज हो गई, आपको वो अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको हम समराइज, इंटरप्रेट और हाउ, कैसे हुआ क्रिएटिंग जो है, ये जो है आपको अच्छे से पता चल गया। ठीक, अब है एप्लीकेशन। अब मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए, आपने घर में, मैंने जैसा आपको बताया था कि मॉडल बना के लाना, आपने जो है एज इट इज उसका मॉडल बना दिया और अच्छे से बना दिया, और उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझते हुए जैसा मैंने आपको समझाया था कर दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया आपने जो है उसको वैसे ही अप्लाई कर दिया, तो इसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे। अब एनालिसिस है। अब एनालिसिस में क्या है, अब हमने पहला मॉडल किया और दूसरा मॉडल किया,
अब जो है आप एनालाइज तोड़ तोड़ के दोनों को अलग अलग करोगे कि पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। तो आप जो है दोनों में डिफरेंस करना समझ गए। आपको अब समझ में आ गया कि पहले मॉडल में और दूसरे मॉडल में क्या डिफरेंस, क्या आप एनालाइज करना सीख गए, आप कंपेयर करना सीख गए, तो इसको हम एनालाइजिंग बोलेंगे। फिर सिंथेसिस, अब जो है होल एज अ होल, अब जो है अगर आप एग्जाम में जाते हो, मैंने अब आपका फाइनल एग्जाम्स हैं, आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स है, वहाँ पर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, अब आपको समझ में आ गया। अब आप इससे रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चंस, अपने आंसर जो है अलग से क्रिएट करके नए बना सकते हो। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं उन्हीं को कंपेयर करते हुए आप दूसरे एग्जाम्पल्स बना सकते हो, दूसरी कोई नई चीज़ लिख सकते हो, दूसरा कुछ आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें ब्रिंगिंग ऑल द पीसेस थिंग्स टुगेदर। अब जितनी चीज़ें आपने सीखी थी, आपने सबको एक साथ जोड़ दिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। अब आपने नया कुछ डेवलप कर सकते हो, नया कुछ प्रोड्यूस किया, एबिलिटी टू कंबाइन, आपने जोड़ के उसको देखा, फॉर्म अ होल, कुछ नया डिज़ाइन किया, कुछ नया प्लान किया। तो ये क्या किया आपने, ये आपने क्रिएट कर, आप नई चीज़ें क्रिएट करना सीख गए, है ना। और जब नई चीज़ें क्रिएट करना सीख गए तो इवैल्यूएशन क्या होगा, जब आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा आपका, है ना। जजमेंट है, रिजल्ट है, फाइनल सिलेक्शन है, एबिलिटी टू जज। और ये हमने कब किया था, जब हमने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट किया था, तो वहाँ पर हमने इवैल्यूएशन की भी बात की थी कि जो हमारा असेसमेंट, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो हम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं उसको, है ना। हम बच्चे की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या मेरा जो टीचिंग लर्निंग मेथड है, क्या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, या बच्चे में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं, ताकि आगे जब बच्चे का इवैल्यूएशन हो, जब बच्चा समेटिव एग्ज़ाम देने जाए, जब समेटिव असेसमेंट का टाइम आए, तब क्या हो, तब बच्चे के जो इवैल्यूएशन हो वो बच्चे का अच्छा हो, नेक्स्ट लेवल के लिए वो तैयार हो, आगे उसे कहाँ जाना है उसको पता हो, उस जजमेंट ठीक हो, पॉजिटिव सारा आए, उसका रिजल्ट अच्छा है। तो ये सब जो है हमारा इवैल्यूएशन के अंदर आता है, ठीक। अब जो है अगर हम इसको किसी और एग्जाम्पल से भी समझना चाहे, एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि अब नाउन है, ठीक। अगर हम नाउन का एग्जाम्पल लें, तो मैं अगर आपसे कहती हूँ कि कल मैं क्लास में जो है आपको नाउन पढ़ाने वाली हूँ, नेक्स्ट डे जो है मैं आपसे आकर पूछती हूँ कि बच्चों मैंने आपसे कल क्या कहा था, ठीक है। अब आपको ध्यान ही नहीं आएगा, मैंने तो बहुत कुछ कहा था, मैंने तो ब्लूम टेक्सोनॉमी भी पढ़ाई थी, मैंने अंडरस्टैंडिंग भी पढ़ाई थी, मैंने और सारी चीज़ें भी पढ़ाई थी, तो ध्यान नहीं आया कि नाउन। फिर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, हाँ कि मैम आपने कहा था कि आज हमें नाउन पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो गई, सबसे पहले ये आपकी नॉलेज आपके दिमाग में आ गया, आपने रिकॉल कर लिया, ठीक। अब उसके बाद मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन में नाउन के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से होते हैं ना। नेम ऑफ अ प्लेस हो गया, नेम ऑफ अ थिंग हो गया, और जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में, नेम ऑफ अ पर्सन हो गया, नेम ऑफ एन एनिमल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें बताई, तो आपको जो है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई कि नाउन जो है, अगर मेरा नाम लिया जाए वो भी नाउन है, किसी एनिमल का, जगह का, वो सब चीज़ें नाउन है, ठीक। उसके बाद हम एप्लीकेशन पे आए। अब मैं घर से बच्चों को होमवर्क देती हूँ कि आप जो है कुछ नाउन्स के जो है नेम्स लिख के लाओ। अब वो नेम लिख के लाएंगे, जो मैंने उनको क्लास में बताया उन्होंने जो है अच्छे से समझा उसको, और घर में जाकर उस चीज़ को अप्लाई कर दिया, काम उन्होंने अच्छे से कर दिया। अब एनालिसिस क्या है, अब मैं नाउन की आपको क्या बताऊंगी, प्रॉपर नाउन बताऊंगी, कॉमन नाउन बताऊंगी। अब जो है बच्चा तोड़ तोड़ कर उसको सीखेगा कि ये वाला जो था ये इसमें ऐसा था तो ये प्रॉपर में आएगा, ये वाला था जो था ये यहाँ पे कॉमन में आएगा। तो अब बच्चा जो है कंपेयर करना सीख गया है, ठीक। अब जो है सिंथेसिस में क्या है, अब मैं बच्चे को कोई होमवर्क देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने दी, काफ़ी सारी चीज़ें, डिफरेंस भी मैंने पढ़ा दिया, कॉमन प्रॉपर टाइप्स मैंने सब पढ़ा दिए। अब जब मैंने उसको होमवर्क में काम करने के लिए दिया, तो उसने न केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर दिखाई, नेम्स लिखे, मुझसे अलग हट के नाम लिखा, कुछ अलग तरीके के उसने एनिमल्स के नाम लिखे, कुछ अलग तरीके की जगह के नाम लिखे, कुछ कॉमन नाउन, मीन्स कि उसने अपनी क्रिएशन करी वहाँ पे, अपनी डिज़ाइनिंग करी, अपनी प्लानिंग करी, कुछ नया क्रिएट किया, कुछ नया इनोवेटिव किया, नए नए एग्जाम्पल्स उसने दिए। अब क्या है, उसने, मैंने उसको जो समझाया, उसने वो चीज़ें तो समझी, साथ में उन्हीं को कंपेयर करते हुए जो है, उन्हीं से रिलेट करते हुए उसने नए नए एग्जाम्पल बनाना सीख लिया,
है ना। और एग्ज़ाम में जब आए और एग्जाम्पल्स है, अब एग्ज़ाम में कोई एकदम वही चीज़ तो आती नहीं है जो टीचर पढ़ाती है, तो अब जब एग्ज़ाम में उसको कुछ नया सा मिला तो वहाँ पर उसने सिंथेसाइज करके एज अ होल सब चीज़ों को देख के जो है वहाँ पर उसने अपने हिसाब से जो है बहुत अच्छे आंसर दिए, जिसकी वजह से जब इवैल्यूएट किया गया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, बहुत अच्छी उसकी मार्किंग हुई, बहुत अच्छा जजमेंट हुआ। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे कि इस तरीके से हमारा एक कंटिन्यूटी में जो है इस तरीके से किसी एग्जाम्पल को आप लेके कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको इस चीज़ के बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा है नॉलेज। एक बार मैं और बता देती हूँ, नॉलेज और रिमेंबरिंग दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसको सेम ही लेंगे, मीनिंग इसका सेम ही है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एप्लीकेशन, अप्लाई, एनालिसिस, एनालाइजिंग, याद क्या रखना है आपको, इवैल्यूएशन पुराने मॉडल से हटके यहाँ पे सेकंड नीचे आ गया, और जो है सिंथेसिस को जिसको हम क्रिएटिंग बोल रहे हैं ये सबसे ऊपर चला गया, आपको इसको याद रखना है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया कि ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब एक चीज़ और इसमें आती है आपकी हॉट्स और लॉट्स। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर लिख देती हूँ आपके। ये जो तीन वाले हैं, तीन ये हैं नीचे वाले और तीन ये है ऊपर वाले। ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉट्स, और नीचे वाले जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनको। चलिए, यहाँ पर जगह नहीं है, कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। चलिए, ये हो गया हमारे हॉट्स। ठीक है, ये जो तीन है ऊपर वाले 1, 2 और 3 इसको हॉट्स कहते हैं, और ये जो नीचे वाले हैं इसको हम लॉट्स कहते हैं, LOTS, इसको हम लॉट्स कहेंगे। ठीक है, हॉट्स को हम कहेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक, ये वाले क्या है हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, और लॉट्स क्या है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसको मैं यहां लिख देती हूँ, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और बाकी सेम रहेगा, ये केवल रहेगा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसको ये नाम भी दिया जाता है। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि हायर ऑर्डर में वो आपको ये एक इसमें से दे दें, बाकी 3 नीचे में से दे दें, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें हायर वाला कौन सा है। तो जो ऊपर वाले 3 हैं ये हायर में आएंगे, और जो नीचे वाले 3 हैं वो आपके लॉट्स में आएंगे। उनको लोअर कहा जाता है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहा जाता है, और इनको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहा जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसका एक पूरा रिवीजन में छोटा सा ले तो मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है लर्निंग से रिलेटेड थी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड थी, कि ये जो 3 डोमेन है अगर ये लर्निंग के साथ जोड़े जाएं तो हमारी लर्निंग जो है बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी, बहुत ही परमानेंट हो जाएगी, कि मीन्स बच्चा जो है इसको सीखकर कभी भूलेगा नहीं, और जो है लर्निंग हमारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो 1956 में जो है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी की थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई थी। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम के द्वारा। इनके साथ जो है इनके और 2 साथी थे, 2 और भी थे, बट सभी का नाम यहाँ पर नहीं, जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने मेन काम किया था उन्हीं का हम नाम लेंगे। तो जो 3 डोमेन बताए थे उन्होंने, पहला डोमेन कॉग्निटिव का था तो वो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम के द्वारा उनका नाम लिया जाता है यहाँ पर। दूसरा अफेक्टिव जो था उसमें डेविड कार्थोल का नाम लिया जाता है, और तीसरा जो है हमारे ये साइकोमोटर था, तो ये हमारे जो है इसमें अनीता हैरो का नाम लिया जाता है। सीधे सीधे कनेक्शन जो है गांधी जी की बेसिक एजुकेशन के 3 एसेस का कनेक्शन है। कॉग्निटिव को हेड कहा गया है, ठीक है, अफेक्टिव को जो है इसमें हार्ट कहा गया है, और साइकोमोटर को जो है हैंड कहा गया था। तो इसके हायरार्किकल मॉडल्स थे तीनों के जो पहला कॉग्निटिव डोमेन, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके 6 लेवल्स हैं, उसी के बारे में हमने यहाँ पर बात की गई है। तो पहला लेवल जो पुराना वाला वर्जन, ओल्ड वर्जन था 1956 का था, तो ये आपका 1956 का वर्जन है। सेकंड जो इसका रिवाइज वर्जन आया था वो 2001 में आया था। चेंजेस उसमें क्या थे? केवल ये ऊपर वाले 2 में चेंजेस थे। इवैल्यूएशन नीचे चला गया था, इवैल्यूएटिंग हो गया था। सिंथेसिस जो है आपका वो क्रिएटिंग में चेंज हो गया था। दोनों में डिफरेंसेस क्या थे? केवल यही थे कि पहले सब ओल्ड वर्जन में नाउन की फॉर्म में थे, और जो आपका नया वर्जन 2001 का था उसमें ये वर्ब की फॉर्म में आ गए थे। और केवल जो एक चेंज हुआ था इसमें कि सिंथेसिस की जगह जो है
क्रिएटिंग कर दिया गया था, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही रखा गया। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही रखा गया था। ऊपर वाले जो 3 हैं, क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग और एनालाइजिंग, इसको जो है हॉट्स कहा गया कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए यूज किया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि हायर में कौन से आते हैं और लोअर में कौन से आते हैं। नीचे वाले जो 3 थे इसको लॉट्स कहा गया। लॉट्स मीन्स लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का नाम इसको दिया गया। ये इसके जो है कीवर्ड्स थे। यहाँ पर जो लेवल्स हैं इसके, ये इन लेवल्स को जो है मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की। एग्जांपल्स आपको दिए हैं अच्छे से। अब अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो, वैसे तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है बहुत ही ईजी सी लैंग्वेज में इसको समझाने की। अगर अभी भी आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को दूर करने की। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, आपके कुछ भी आपके नॉलेज से रिलेटेड कुछ अच्छा आपको मिला हो, जो आप जानना चाह रहे हो, जो आप सीखना चाह रहे हो, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।